हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज़ का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। इससे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और वो लगभग इसी मैटर में से आपको मिल जाएगा। तो हम पढ़ते हैं आज आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। सबसे पहले जानते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है, ये सब 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेज स्टेट। ठीक है, आपके पास में कोई गैस स्टेट के अंदर कोई एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोलेंगे अपन, आयोनाइजेशन एनर्जी। जस्ट लाइक हमें ये एक मॉडल दिख रहा है, ये एटॉमिक मॉडल है। इसमें ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाद ये ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या है हमारे पास में, ऑर्बिट में क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, क्लियर है, जैसे हमारे पास में इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, इसी एनर्जी को यानी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है उसी को हमने क्या बोला, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी टाइप से हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकते हैं, तो ये हो गई सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है, तो हमारे पास फर्स्ट वाली कौन सी हो गई, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन, और ये थर्ड आयोनाइजेशन। क्लियर है। अगर एनर्जी की ऑर्डर का बात करें, देखिए न्यूक्लियस के पास में इस वाले जो पहले वाले जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, इन पे अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इन पे फोर्स भी ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इनको इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, थर्ड, फिर हमारे पास में सेकेंड आई, और सबसे कम हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट आई। क्लियर है, तो हमारे पास ये इनका ऑर्डर होता है, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में रिक्वायरमेंट होगी, थर्ड वाले में, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में। क्लियर है, तो हमारे पास ये नॉर्मल इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन। अब हम आगे बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। क्लियर है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, हम इन दोनों को समझते हैं। देखिए हमने ये पीरियोडिक टेबल देखी है, पीरियोडिक टेबल में हम इन ट्रेंड का जो स्टडी करते हैं, हम करते हैं एक तो लेफ़्ट टू, ठीक, एक तो हम क्या करते हैं लेफ़्ट टू राइट, एक क्या पढ़ते हैं हम टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। क्लियर है, तो हमारे पास हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज। जेड इफेक्टिव तो क्या करेगा हमारे पास में, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, साइज हमारे पास में क्या करेगा, डिक्रीज, यानी लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज क्या करेगा हमें ऐसे डिक्रीज। और टॉप टू बॉटम में जेड इफेक्टिव क्या होता है हमारे पास में, जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या इफेक्ट होगा इस पर, वो तो हमारे पास डिक्रीज़ करेगा और साइज हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने अभी देखा था कि जो न्यूक्लियस के पास में होगा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके पास में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, और जो दूर होंगे उनसे ईजिली वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस यानी साइज, साइज जितना बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। क्लियर है, यानी हम पढ़ेंगे तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास में लेफ़्ट टू राइट क्या करेगी, साइज डिक्रीज कर रहा है ना, तो ये इंक्रीज। क्लियर, अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो जेड इफेक्टिव तो क्या कर रहा है, डिक्रीज, और साइज इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव करने लग जाएंगे। तो हमारे पास आई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉप टू बॉटम ट्रेंड क्या होगा, आई ई की वैल्यू डिक्रीज करने लग जाएगी। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी सीधी सी बात है, पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे जब हम मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और टॉप टू बॉटम क्या करेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्लियर है, तो ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर, अब हम देखिए
एक केस की बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंच। देखिए अब ये ऑर्डर है क्या अपने पास में, यानी हमारे पास ये टॉप टू बॉटम वाला ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? टॉप टू बॉटम वाला। क्लियर है? टॉप टू बॉटम ऑर्डर हमारे पास। क्लियर? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम हमने क्या पढ़ा कि साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्लियर है? तो आ चुका है, एक बार ऐसा क्वेश्चन भी देखेंगे आगे। देखिए अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो क्या करें, सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्रेंचियम की, फिर सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम और सबसे कम हाइड्रोजन की। क्लियर? अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्या करेंगे, जस्ट इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एंड लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्लियर? तो हमारे पास ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं आगे की। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, देखिए नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं हम, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, होगा क्या? पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है दीज ऑर्बिटल विच हैव फाउंड द नियर द न्यूक्लियस, दीज ऑर्बिटल हैव मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट। देखिए समझिए होता क्या है पेनिट्रेशन इफेक्ट। आपके पास में अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं, एक एस ऑर्बिटल मान लिए, एक पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है, तीन तीन ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, सब शेल्स बोल सकते हैं हम इनको। ये होता है, तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा होगा? एस, फिर पी, फिर डी और एफ। सबसे दूर कौन सा होगा? एफ इफेक्ट। तो हम बोलेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा एस का, फिर पी का, फिर डी और लास्ट सबसे कम कौन सा होगा? एफ। यानी इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे होगा? एस पे, और एफ पे सबसे कम होगा। क्लियर है? देखेंगे हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। देखिए ये हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का, फिर पी और डी एफ। देखिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस बनते हैं। आयनाइजेशन ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरोन। देखिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम कि बेरिलियम और बोरोन की पोजीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है बेरिलियम हमारे पास में सेकेंड ग्रुप में होता है, ठीक है, और बोरोन हमारे पास में यहाँ, ठीक है, ये पी हमारे एस ब्लॉक में हो गया और ये हमारे किस में हो गया? पी ब्लॉक में। क्लियर? ये 4 नंबर पे और ये 5 नंबर पे। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा है इसका? सेकेंड ग्रुप। और ये कितना हो गया? 13 ग्रुप। ठीक है, ये 13 ग्रुप का है और ये 12 ग्रुप। अब हम लेफ़्ट टू राइट हमने बात करी, लेफ़्ट टू राइट क्या होगा? नॉर्मली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? क्या करेगी बताओ? इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, इंक्रीज़ करेगी। तो इस ऑर्डर के हिसाब से हमको पता है ये यहाँ पे है, तो बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लियर? ये क्यों नहीं होता? क्योंकि इस पर हम क्या करेंगे, इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है। क्या लगता है इसमें? पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, क्या होता है? 1s2 एंड 2s2। क्लियर है? ये हमारे पास 4 नंबर पे होता है। अगर हम बोरोन की बात करें तो 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, अब ये हमारे पास 5 नंबर पे। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, ये भी 2 शेल और ये भी 2 शेल। अब इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि एस में से निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, और पी का पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा? कम होगा, और एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। इसलिए अपने पास क्या होगा? ध्यान रखना, एक्सेप्शन फॉर्म में हो सकता है, इसको अपन बोल सकते हैं। इसलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा होती है। रीज़न पूछे, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? देखते हैं इसका रीज़न। देखिए क्लियर है, बेरिलियम की बोरोन से ज़्यादा होगी। हम इसको एक बार फिर लिख देते हैं यहाँ पे, यानी ऑर्डर क्या होगा हमारे पास में? बेरिलियम का बोरोन से ज़्यादा होगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? देखिए ये हमारे पास हमने बोला था कि जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं, खासकर डी ब्लॉक के अंदर, तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा?
रिपल्शन होने जाएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो इनका साइज इंक्रीज करने लग जाएगा, यानी हमारे पास जो शेल होगा वो काफ़ी दूर जाने लग जाएगी। और शेल दूर होगा तो अपना क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो आयनिशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, यानी शेलिंग इफेक्ट आयनिशन एनर्जी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है, ध्यान रखना है। डी ब्लॉक एलिमेंट में इनको जब अपन डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसको इनका ऑर्डर भी पढ़ेंगे। क्लियर है, अभी जितने इनके क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जितने केसेस बताए जा रहे हैं, उनको ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन। जैसे एस आपको पता है, एस के अंदर कितने होते हैं, 1 ऑर्बिट होता है। ये अगर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उसको बोलेंगे हाफ फिल्ड। अगर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उसको बोलेंगे फुल फिल्ड। ठीक है, ऐसे हम पी की बात करते हैं, पी में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके हाफ कितने हो गए, हाफ फिल्ड। अगर उसकी फुल फिल्ड की बात मतलब 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, एंड डी की बात करें तो डी में कितने होते हैं, 5 तो हाफ फिल्ड के होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हाफ फिल का केस हो गया। और ये हमारे पास में अगर फुल इलेक्ट्रॉन फिल कर दे तो उसके बोलेंगे फुल फिल। ठीक है, तो आपको आना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट केसेस है। अब इनका मिले जुले क्वेश्चंस आए थे, देखिए हो गया। तो ये अपना हाफ फिल और ये फुल फिल हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। ये देखिए हाफ फिल्ड है यानी स्टेबल है, या फुल फिल्ड है ये भी स्टेबल है। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी का क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास केस है ये, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन की नॉर्मली देखिए केस पढ़ते हैं अपन, क्या होता है हमारे पास पी ब्लॉक का केस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमारे पास बोरोन है। ठीक है, बोरोन 5 पे होता है, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन। ठीक है, 9 पे फ्लोरीन, और ये 10 पे नियॉन। क्लियर है, अब अगर हम इससे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखिए, हम क्या पढ़ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में कैसा है ये, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, नियॉन की। और नियॉन की होती है क्योंकि वो इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैसेस की सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद हम ऑर्डर क्या लिखेंगे, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, एंड फिर कार्बन, और लास्ट में बोरोन। क्लियर है, ये हमारे पास एक केस हो गया। लेकिन ये ऑर्डर क्या हो गया, एकदम रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया, ये नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ क्या दिख रही है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा। अब ऐसा क्या होता है वो देखते हैं हमारे पास में। जब नाइट्रोजन 7 नंबर पे होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है, 1s2 2s2 एंड 2p3। क्लियर, और ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 8 पे होता है, सेम रहेगा सब कुछ, 1s2 2s2, और चेंज होगा ओनली पी में। ये कितना हो गया, 2p4। ठीक है, यानी हम आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल कौन सा है, पी, तो हम पी का बनाते डायग्राम 1 2 एंड 3। ठीक है, और ऑक्सीजन में कितना हो गया हमारे पास में, 1 2 3 एंड 4। क्लियर, अब देखिए आप, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड स्टेबल होता है किससे, इससे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी ना हाफ फिल्ड है ना ये फुल फिल्ड है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहें, अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव कर जाएगा। क्लियर है, तबकि ये वाला क्या होगा, हाफ फिल्ड। इसलिए हमारे पास में ऑर्डर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, बाकी सब कुछ चेंज रहेगा, सेम रहेगा, बस नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट कैसे, यहाँ इसका रीज़न लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर है, ठीक है। सारे केस हम 11th की बात कर रहे हैं, 11th में सारे केसेस है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है। इससे रिलेटेड लास्ट ईयर एक क्वेश्चंस भी आया था, हम बात करेंगे आगे जाके। क्लियर है, तो हमारे पास ये एक केसेस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स की बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि
आयोनेशन एनर्जी ट्रेंड ऑफ बोरोन फैमिली। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बोरोन फैमिली के अंदर उनकी एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर में भी कुछ चेंजेस देखा था। ठीक है, चेंजेस देखा था, तो अब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, आयोनेशन एनर्जी में भी चेंज हुआ। क्लियर है, बोरोन फैमिली की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको इसका ऑर्डर याद रखना है। क्लियर है, ये हमारे पास ऑर्डर होगा। नॉर्मली ऑर्डर क्या हो सकता है, नॉर्मली ऑर्डर क्या होगा, देखिए अगर हम बात करें, जैसे आपको पता है ये बोरोन और ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, आयोनाइजेशन टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए, बोरोन की होनी चाहिए, फिर एल्यूमिनियम की होनी चाहिए। क्लियर, फिर गैलियम की, और फिर इंडियम की, और फिर लास्ट में टेल्यूरियम की। ठीक है, थैलियम की। ठीक है, आपके पास में ये होना चाहिए केस, लेकिन ये केस गलत है। हमारे पास आंसर तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ये क्यों होगा, देखिए टॉप टू बॉटम यहाँ पे जा रहे हैं हम, बोरोन टू एल्यूमिनियम। ठीक है, लेकिन यहाँ से एल्यूमिनियम टू गैलियम में जाएंगे तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएंगे, हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल आ जाते हैं। ठीक है, कितने ऑर्बिटल, डी 10 डी ऑर्बिटल आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इन पे एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस का इफेक्ट पड़ेगा, जिससे इसका साइज डिक्रीज होने लग जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगी, गैलियम की आयोनेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ तो एक केस तो ये हो चुका है। उसके बाद आगे जाएंगे गैलियम टू इंडियम। ठीक है, लेकिन यहाँ से इंडियम से थैलियम में भी एक इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है 32, या अपन बोल सकते 32 एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएंगी, 32 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ ब्लॉक है अपने पास यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, जिसको हम लेंथेनाइट कंट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, थैलियम की। क्लियर है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, बोरोन की, फिर इनके बाद इन सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, थैलियम की। तो आपको ऑर्डर याद रखना। क्लियर है, थैलियम, उसके बाद हमने पढ़ा गैलियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी, गैलियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, और ये इंडियम की। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। ये भी आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्लियर है, तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है। जस्ट हमने आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस दोनों में उनके ऑर्डर को आपको याद रखना है। ठीक है, आपको वही केस कराया जा रहा है जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे अपन, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं समझो पूरे एग्ज़ाम में इन्हीं में से ही केस बनाए जाते हैं। बस आपको याद रहने चाहिए कि इस केस में इसका क्या रीज़न है। ठीक है, इसका रीज़न लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हो। क्लियर है, बाकी आपको ये ऑर्डर याद रखना है। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस। ये क्वेश्चन आपको करके देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद को करके देखना है। देखिए अब क्या होगा, ये ऑर्डर है अपने पास में लेफ़्ट टू राइट का है। देखिए ये 12 है, ये 13 है, 14, 15, 16, 18 तक है। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आर्गन की। फिर हमारे पास में क्लोरीन की, जो हमने अभी नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ा था, बस वहीं एक्सेप्शन आया जाएगा। ठीक है, अब सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में, और फॉस्फोरस क्या है, नाइट्रोजन फैमिली। तो पहले फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी सल्फर से, और फिर नॉर्मल जो केस चलेगा सिलिकॉन की। अब यहाँ पे देखिए ये बोरोन वाली फैमिली है और ये बेरिलियम वाली फैमिली है। तो आपको पता है कि बेरिलियम वाली फैमिली की ज़्यादा आएगी एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये आपके पास में केस हो गया। ये आपके पास इसका आंसर भी मैच कर सकते हो। क्लियर है, देखिए ठीक है, चेंजेस किस में है, ओनली ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली। क्लियर है, 15 एंड 16 ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसे ही। अब देखिए है क्या इसके अंदर, अब आपको नया केस मिलेगा, इसी को इस फॉर्म में पूछ सकते हैं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के रूप में लिखिए। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमें एक पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग और एक होता है रिड्यूसिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन, किस में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेंगे। अब हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन किस में इजीली निकलेंगे, जिनका साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है, साइज जिनका इंक्रीज करेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करेंगे तो उनका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। देखिए अब आप बता सकते हैं साइज टॉप टू बॉटम है हमारे पास में, ये हम फर्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही रहेगा हमारे पास में। ये देखिए रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ लिथियम की, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फ्रेंचियम। क्लियर है। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में निकलेगी, लिथियम में से, और सबसे कम Fr में से। क्लियर है। तो ये हमारे पास देखिए इसका ऑर्डर था। ये वाला ऑर्डर तो क्या अपने पास में आयोनाइजेशन एंड ये किसका है हमारे पास में, ये हमारे साइज का ऑर्डर है, ठीक है। तो हमारे पास रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये वाला है। इजीली जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ यानी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, क्योंकि क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। अब नेक्स्ट किसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ सकता है आपको, मेटलिक कैरेक्टर। और आप सभी जानते हैं कि मेटल्स कौन से अच्छे होते हैं, मेटल वही अच्छे होते हैं जो आप आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सके। रिमूव हो सके तो वही बात है, जैसे हम ये निकलेंगे तो ऑर्डर लगभग सेम रहेगा इसके अंदर जो हमने लास्ट में पढ़ा। क्लियर। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछ सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। स्ट्रॉन्ग बेस भी वो होगा जिसमें से इजीली OH निकल जाए। अब बताइए आपके पास ये क्वेश्चन है, OH किस में से निकलेगा, जिसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे कम होगी। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, सीजियम ऑक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, देखिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसी तरह से हम इसका भी ऑर्डर लिख सकते हैं। क्लियर है। स्ट्रॉन्ग बेस ये हमारे पास डी। क्लियर। तो हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है। अब लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद को करके देखना है कि हमने जो टॉपिक पे पढ़ा उनमें से क्वेश्चंस आए या नहीं आए। देखिए ये लास्ट ईयर यानी 2019 का क्वेश्चन है कि फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए अभी हमने करा है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आए तो दोबारा आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको वापस समझा देंगे। ये 2018 का क्वेश्चन है नीट का। ये हम देखिए एटॉमिक रेडियस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो अब हमारे पास ये क्लास भी आ गया हमारे पास। तो ये भी हम केस को डिस्कस कर चुके हैं और ये भी केस डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस हर साल लगभग इसमें से आते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। इन क्वेश्चंस को करके देखिए, आपको ऑर्डर इसका मिल जाएगा एटॉमिक रेडियस का। ठीक है ना। आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का नहीं पूछा इसमें किसका पूछा, एटॉमिक रेडियस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आपको ये ऑर्डर बिल्कुल मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपके लिए मैटर अच्छा तैयार किया जा रहा है। ओके।